नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में नवाचार पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नवाचार होता क्या है, नवाचार का अर्थ क्या है, मूलतः नवाचार कितने प्रकार का होता है। ऐसे विभिन्न तथ्यों पर नवाचार पर हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि नवाचार किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नवाचार मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नव, जिसका अर्थ होता है नया, नवीन, और आचार का अर्थ होता है आचरण या परिवर्तन। इसके बाद हम ये जानें कि नवाचार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नवाचार मूलतः आंग्ल भाषा के इनोवेट शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशन शब्द का अर्थ होता है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, जो नए युक्ति की तरफ गुणवत्ता युक्त परिवर्तन लाए, उसे हम नवाचार कहते हैं। नवाचार के नाम से हम उसे सुशोभित करते हैं। इस व्यू से नवाचार के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने मत उन्होंने दिया है। इस क्रम में सबसे पहले हम आते हैं रोजर्स ई.एम. के अनुसार। उन्होंने कहा है कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति प्रति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। इसी क्रम में बर्नेट महोदय ने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है, एक ऐसा व्यवहार है अथवा वह पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान रूप में गुणवत्ता दृष्टि से पूर्ण रूपेण भिन्न हो। या इनका ये कहने का मतलब है कि नवाचार वह तथ्य है, वह तर्क है, वह पदार्थ है जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया चली आ रही है, उसके स्वरूप एक गुणवत्ता युक्त विधि है, गुणवत्ता युक्त स्वरूप है, जिसे हम नवाचार का रूप, नवाचार का नाम हम देते हैं। नवाचार मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला होता है समस्या समाधान संबंधी नवाचार, इनोवेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सेकंड होता है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार, या आप ये कह सकते हैं कि इनोवेशन रिलेटिंग टू सोशल इंटरेक्शन। तो हम पहले तथ्य पे आते हैं कि समस्या समाधान संबंधी नवाचार क्या है। जब किसी समस्या का समाधान करने हेतु एवं अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए किसी नवाचार को चुना जाता है, तो ऐसे नवाचार को हम समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहते हैं, क्योंकि यह नवाचार समस्याओं का समाधान करने के लिए ही लाए जाते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह छात्र से संबंधित हो सकता है, विद्यालय से संबंधित हो सकता है, अनुशासन से संबंधित हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम उसका समाधान करने के लिए किसी नवाचार का उपयोग करते हैं और उस नवाचार के माध्यम से उस समस्या का हल हम ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे नवाचारों को हम समस्या संबंधी नवाचार हम कहते हैं। या फिर सामान्यतः कह सकते हैं कि जब हमारे सामने किसी तरह की समस्या आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस नवाचार का उपयोग करते हैं, उस समस्या से निकलने के लिए हम जिस समाधान का उपयोग करते हैं, जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, स्वाभाविक है कि वह समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहलाता है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार क्या है। सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार एक व्यक्ति या एक संस्था से दूसरे को प्राप्त होते हैं, या आप ये सामान्यतः कह लीजिए कि यह नवाचार एक व्यक्ति
या किसी एक व्यक्ति या किसी दूसरे संस्था के एक व्यक्ति से उसे इसके बारे में, या कह सकते हैं किस समस्या के बारे में, उसे विभिन्न तरह की समस्याओं से निकलने के लिए उसे यह नवाचार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने ही विद्यालय के शिक्षक या किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक से नवाचार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है और उस नवाचार को हम स्वयं अपनाते हैं, तो इस प्रकार के नवाचार को हम सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार कह सकते हैं, नवाचार हम कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा ही विकसित होता है और यह इसे हम प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में हम आते हैं कि नवाचार आने में, नवाचार लाने में व्यक्ति के सामने या नवाचार के सामने किस तरह की बाधाएं प्रतीत होती हैं, किस तरह की बाधाएं आती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि व्यक्ति संबंधी बाधाएं, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन, जिस व्यक्ति के मन में किसी भी नवाचार के लिए किस तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, किसी नवाचार को एक्सेप्ट करने में किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किस तरह की स्थिति आती है, इस पे हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है कि आत्मविश्वास का अभाव, मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आमतौर पर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में पूरा विश्वास नहीं होता है। वह, उसके मन में एक भ्रांति होती है, वह सोचता है या परिकल्पना करता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है, या आप ये कह लीजिए कि वह विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। ये मन में एक भ्रांति बनी होती है कि हमारे मन में या हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है कि हम किसी परंपरा से चली आती रूढ़ियों और आत्मविश्वासों को भंग करके हम किसी नवाचार को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस परिस्थिति में आवश्यकता होती है कि जो नवाचार को लाने के लिए, जो नवाचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसे, उस व्यक्ति के जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसे पुरस्कार देकर, उसे सम्मान देकर या अन्य मनोवैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर वह ग्रहणकर्ता के आत्मविश्वास में वृद्धि करते रहना चाहिए। मीन्स आप ये कह लीजिए कि जो व्यक्ति नवाचार करना चाहता है, नवाचार मीन्स एक्सेप्ट करता है, वह उसके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास की वृद्धि करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से नवाचार को आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, प्रथम प्रभाव, कि किसी व्यक्ति के मन में किसी बात का जो पहला प्रभाव होता है वह बड़ा गहरा और दूरगामी होता है। बाद में या समय परिवर्तित होने पर यदि उसे कोई बात उसके विपरीत होती है तो वह उसे स्वीकार करने से बचता है, या आप ये कहिए उसे स्वीकार करने से पूर्ण रूप में वो हटता है। मीन्स जिस प्रोसेस, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता रहता है, चलता आता रहता है, स्वाभाविक है कि वहाँ भले ही हम नवाचार में गुणवत्ता है, नवाचार गुणवत्ता लाने के लिए ही करते हैं, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति वहाँ से पहले से चला आ रहा है जिस प्रोसेस में, तो वहाँ नवाचार को एक्सेप्ट करने में उसे पूर्ण रूप में प्रॉब्लम महसूस होता है, वो उसे एक्सेप्ट करने का प्रयास नहीं करता है। वहाँ इस बाधा का निराकरण करने के लिए कार्यकर्ता को नवाचार से होने वाले लाभ का प्रभावशाली ढंग से वर्णन करना चाहिए, बताना चाहिए। शायद है कि इसके बाद उस व्यक्ति के अंदर उस नवाचार के प्रति जो मन में झिझक है, जो मीन्स नई समस्याएं हैं, स्वाभाविक है कि उससे अंदर दूर हो जाएंगी और वह आसानी से उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, आदतों पर या हैबिट्स पर। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति एक बार अपने आदत में ला लेता है, अपने विचार में ला लेता है, या कहिए कि जिस आदत से वह बार बार उसके मन में हमेशा आता है, उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, या आप ये कह लीजिए कि उससे छूटना, उस कार्य से हटना बहुत ही कठिन समस्या उस किसी भी व्यक्ति के सामने होती है। यदि हमें नवाचार को सफल बनाना है
तो ऐसे परिवेश बनाना होगा, ऐसी परिस्थिति वहाँ क्रिएट करनी होगी, ऐसे वातावरण वहाँ बनाना होगा जिसमें व्यक्ति की आदतों में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि असुरक्षा का भाव और पलायन। प्रायः व्यक्ति जब किसी नए वस्तु को अपनाता है, नवाचार को अपनाता है, और उस नवाचार के मार्ग में अगर किसी तरह की बाधाएं आती हैं तो स्वाभाविक है वह उस नवाचार से हटकर, मीन्स उस बाधा से हटकर वह अपने आप को असुरक्षित अनुभव करने लगता है, असुरक्षित महसूस करने लगता है, और पीछे हटकर वह अपने उसी पुराने कार्य को वो करना शुरू कर देता है जो कार्य पहले से वो किए चला आता रहता है। वह पुनः उसी व्यवहार को अपना लेता है, उसी कार्य को करने का वो प्रयास करने लगता है, उसी तरह का वो व्यवहार अपना लेता है। इस बाधा से निकलने के लिए यह आवश्यकता होती है, यह नीड होती है कि जो व्यक्ति उस नवाचार को ला रहा है, जो व्यक्ति उस नवाचार को ला रहा है, उसे, उस ग्रहणकर्ता को, मीन्स जिस व्यक्ति को उस नवाचार को एक्सेप्ट करना है, उसे हमेशा संरक्षण देने की आवश्यकता होती है, उसे प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, उसके मन में विश्वास जगाने की आवश्यकता होती है। शायद कि अगर उसके मन में विश्वास, आत्मविश्वास होगा तो स्वाभाविक है कि वह उस कार्य की तरफ या उस नवाचार को पूर्ण रूप में एक्सेप्ट करने का प्रयास करेगा, और वह पलायन करके पुनः अपने उससे पुराने व्यवहार पे आने की स्थिति में वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, नैतिकता। यदि नवाचार व्यक्ति की नैतिक मान्यताओं या परंपराओं के विरुद्ध है तो वह उससे दूर भागना चाहता है, और इस बाधा को दूर करने के लिए ग्रहणकर्ता के मन में नवाचार के प्रति विश्वास जागृत करना होगा, विश्वास लाना होगा, इसके बाद ही वो उसे आसानी से वो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, भविष्य की आशा, होप ऑफ फ्यूचर। व्यक्ति को अपने अतीत काल में जो सफलताएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर वह अपने भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं का निर्माण करता है। जिस सीमा तक वह अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होता है, उस सीमा के आधार पर ही वह किसी नवीन कार्य को हाथ में लेता है, और असफलता का थोड़ा सा संशय भी उसे नवीन कार्य से विरत कर देता है, विरत कर सकता है। यह अतः इस परिस्थिति में यह नीड है, यह आवश्यक है कि नवाचार को प्रयोग में लाते समय उसे सुखद अनुभव किया जाए, और उसे इस बात की अनुभूति कराई जाए, उसे इस बात से महसूस कराया जाए, ये बताया जाए कि वह जिस कार्य को या इस कार्य में अवश्य सफल होगा, वह यहाँ सफलता पूर्ण रूप में प्राप्त करेगा। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में उस नवाचार के प्रति उसके मन में उत्साह होगा, उसके मन में विश्वास होगा, उसके मन में भविष्य के प्रति किसी तरह की निराशा नहीं होगी। वह उस आशा में वह उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, उस नवाचार को एक्सेप्ट करने की स्थिति में होता है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, समाज का भय। स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह का एक तंत्र होता है, एक पार्ट होता है, एक घटक होता है, और स्वाभाविक है कि जब वहाँ हम किसी नवाचार को लाते हैं और वह व्यक्ति किसी समूह के माध्यम के होने में वह उसकी परंपराओं को, उसकी संस्कार को, उसके व्यवहार को अगर वो अपनाए रहता है, और वहाँ उसे हम जब किसी नए नवाचार की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह उस नवाचार को एक्सेप्ट करने से पूर्ण रूप में भगता है। उसका रीजन मात्र यह है कि उसके समाज का कोई भी व्यक्ति उस नवाचार को पहले से अपनाया नहीं होता है, उसके मन में ये भय होता है, उसके मन में ये डर होता है, उसके मन में यह विश्वास नहीं हो पाता है कि अगर हम इस कार्य को अपनाएंगे तो हमारे मीन्स गुणवत्ता में, हमारे कार्य की गुणवत्ता में पूर्ण रूप में वृद्धि होगी, विकास होगा। वहाँ उसके मन में ये डर होता है कि अगर हम इसे समाज से हटके इस नए संस्कार को, नए नवाचार को हम अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने समाज से अलग थलग हो जाएंगे, अपने समाज से हम अलग हो जाएंगे। उस परिस्थिति में वह उसे अपनाने के लिए पूर्ण रूप में अपने अंदर हितकर नहीं समझता, अपने हित में वो नहीं समझ सकता। इस परिस्थिति में वो उसे समाज का भय होता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वहाँ नीड होती है, वहाँ आवश्यकता होती है कि जो कार्य करता है उसको इस स्थिति में उसके सामने ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करे, माने कि ऐसे व्यक्तियों का एग्जाम्पल उसके सामने प्रेजेंट करे, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे, उससे ये बताए कि विभिन्न लोगों ने इस
नवाचार को अपनाया है, अपने समाज से हटकर अपनाया है और उन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो स्वाभाविक है कि वह उस नवाचार को अपनाने में पूर्ण रूपेण सफलता पाएगा। इसी क्रम में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अज्ञान जनित सामाजिक या क्रियात्मक बाधाएं, लैक ऑफ नॉलेज, सोशल और मोटर ऑब्स्ट्रक्शंस। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्तियों को नवाचार के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं होता है। माने कि जब नवाचार किसी व्यक्ति के सामने जाता है, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, उसके लाभ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन सुनी सुनाई भ्रांतियों पर, सुने सुनाए लोगों के कहने पर वह उसका विरोध करना शुरू कर देता है। इस बाधा से निकलने के लिए आवश्यक ये है कि पहले उस व्यक्ति को उस नवाचार के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी दी जाए और उसके अज्ञान या भ्रांति को दूर किया जाए। मीन्स जिस व्यक्ति को उसके गुण के बारे में, उसके अच्छाइयों के बारे में अगर पता नहीं है, तो स्वाभाविक उस व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता होती है उस नवाचार के प्रति जो उसके मन में भ्रांतियां हैं, जो उसके मन में अज्ञानता है, जो उसके बारे में उसे नहीं पता है, सबसे पहले उसे दूर किए जाने की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे मित्रों ने या साथियों ने तो इसे अपनाया नहीं है, फिर मैं इसे कैसे अपनाऊं, मैं इस मुसीबत को क्यों लूं, या इस तरह की विभिन्न तरह की मन में भ्रांतियां आती है और वह उस नवाचार को अपनाने में वह पूर्ण रूपेण भगता है, वह अपनाने का वो प्रयास नहीं करता है। यदि कार्यकर्ता उसे स्नेहपूर्वक समझाता है, सहानुभूति पूर्वक समझाता है, उस नवाचार की उपयोगिता को समझाता है, तो स्वाभाविक है इस बाधा का उन्मूलन आसानी से किया जा सकता है। इसी क्रम में हम आते हैं कि नवाचार लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, नवाचार लाने में शिक्षा का क्या रोल है। नवाचार लाने में देखा जाए तो शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवाचार सृष्टि की आवश्यकता है। नवाचार किसी भी सृष्टि के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। हम नवाचार अपना कर ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और किसी भी समाज में परिवर्तन आने से ही, समाज में बदलाव आने से ही शिक्षा, या आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा पूर्ण रूपेण व्यक्ति को लचीला बनाती है और उसे परिवर्तनों को स्वीकार करने की शक्ति देती है। जब भी हमारे अंदर किसी भी नवाचार के प्रति भ्रांति होती है, किसी भी नवाचार के प्रति गलत धारणाएं होती हैं, किसी नवाचार के बारे में न जानते हुए भी हम उसकी अच्छाइयों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में भ्रांतियां बनी होती हैं किसी भी नवाचार के प्रति, वहाँ एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से नवाचार के प्रति, किसी भी नवाचार के प्रति लोगों को आसानी से वहाँ एक्सेप्ट कराने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें देखें कि अज्ञानता व्यक्ति को जड़ तथा परंपरावादी बना देती है। नवीन मूल्य एवं विचार शिक्षा के माध्यम से ही समाज में स्थापित होते हैं। जहाँ स्थिरता होती है वहाँ विकृति होती है। आप देखिए, आज एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि कहीं अगर पानी एक जगह एकत्रित हुआ होता है, पानी कहीं एक जगह एकत्रित है, तो देखिए कि कुछ दिनों के बाद उस पानी में विभिन्न तरह की गंदगियां व्याप्त हो जाती हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं उस पानी में हो जाती हैं, विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उसके लिए हितकर नहीं साबित होता है। लेकिन अगर कहीं उसी पानी को अगर बहते हुए रो में देखें, किसी नदी के बहते हुए पानी को हम देखें, तो वहाँ उस तरह की स्थिति नहीं महसूस होती, वहाँ की स्थिति नहीं दिखती है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम देखें तो जो कार्य पहले से चला आ रहा है उसमें अगर हमें किसी तरह का परिवर्तन लाना है, हमें उसके अंदर गुणवत्ता लाना है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह से बहते हुए नदी के पानी की स्थिति है, वहीं अगर हम परिवर्तन लाते रहेंगे, समय समय पर आधुनिकता की स्थिति में अगर नवाचार लाते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ हम उसमें पूर्ण रूपेण परिवर्तन, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण गुणवत्ता का अनुभव कर सकते हैं, गुणवत्ता महसूस कर सकते हैं, गुणवत्ता देख सकते हैं।
शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, शिक्षा में नवाचार की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, जिसमें हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का उपयोग। शिक्षा में नवाचार लाने के लिए, शिक्षा में नवाचार मीन्स लाने के लिए हम देखते हैं कि सहायक साधनों के रूप में विभिन्न तरह के उपकरणों का हम प्रयोग करके नवाचार लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, नवाचार लाते हैं। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था प्रवचन तथा व्याख्यान तक ही सीमित है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था हम देखें तो वह स्वाभाविक है कि सिर्फ व्याख्यान तक सीमित है। शिक्षक आता है क्लास में, शिक्षक आते हैं क्लास में, व्याख्यान देते हैं और चले जाते थे। जब उससे हट के, या आप ये कहिए कि शिक्षण के लिए इसी विधि का अधिकतर उपयोग किया जाता रहा है। शिक्षक क्लास में आता है, अपने व्याख्यान को सुनाता है और छात्र उसे सुनकर ज्ञान को प्राप्त करता है और धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाने लगा, विभिन्न तरह की विधियों का प्रयोग किया जाने लगा और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक साधनों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उन सहायक साधनों में पहले हम आते हैं, सबसे पहला होता है चित्र। हम जब प्रभावशाली शिक्षा की बात करते हैं, प्रभावशाली शिक्षण की बात करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को अगर हमें प्रभावशाली बनाना है तो वहाँ हम चित्रों का उपयोग करके अपने शिक्षण को आसानी से हम प्रभावशाली बनाते हैं, गुणवत्ता युक्त बनाने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए हम चित्रों का सहारा लेते हैं, चित्रों का हम उपयोग लेते हैं। बड़े आकार की ड्राइंग शीट पर विभिन्न तरह के चित्र बनाकर हम छात्रों को दिखाने का प्रयास करते हैं। जब हमें ये महसूस होता है कि बच्चे हमारे व्याख्यान को समझने की स्थिति में नहीं है, वहाँ हम उन बच्चों को उससे रिलेटेड विभिन्न तरह के चित्रों के माध्यम से हम बच्चों के सामने वहाँ अपने विषय वस्तु को, अपनी उस शिक्षण व्यवस्था को रुचिकर बनाने का पूर्ण रूपेण हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल पर। इतिहास, भूगोल या और जो भी हमारे शिक्षण सब्जेक्ट्स हैं, जो भी विषय हमारे हैं, उनके शिक्षण के छात्रों में मॉडल का प्रयोग करके पाठ समझाया जाता है। मॉडल का उपयोग करके हम उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करते हैं, जो मॉडल उन बच्चों के विषय में पूर्ण रूपेण रुचिकर साबित होता है, पूर्ण रूपेण रुचि बनाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेडियो पर। रेडियो के माध्यम से देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य के लिए रेडियो का भी प्रयोग किया जाने लगा है। भिन्न भिन्न राज्यों में विद्यालय प्रसारण प्रतिदिन रेडियो पर किया जाने लगा है। इसमें भिन्न भिन्न कक्षाओं के छात्रों को भिन्न भिन्न विषयों की, विभिन्न तरह के विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रेडियो के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबके के व्यक्ति को वह पूर्ण रूपेण लाभान्वित साबित करता है, लाभान्वित होता है। दूरदर्शन, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दूरदर्शन की हम बात करते हैं। दूरदर्शन पर भी हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समयों पर विभिन्न, देखिए कि उसकी मीन्स निरस्ता को दूर करने के लिए, उसके विषयों में जीवंत लाने के लिए, उसके विषय, किसी भी विषय को अच्छा बनाने के लिए उनके अंदर दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न समयों पर व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसका है कि शिक्षण कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है। हम देखें तो शिक्षण व्यवस्था सिर्फ कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम बाहर भी जाकर विभिन्न माध्यमों से हम विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर भी हम शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल की शिक्षण व्यवस्था पर हम जाएं, वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षण व्यवस्था पर हम जाएं, तो वहाँ उस शिक्षण व्यवस्था में किसी तरह का कोई कक्षा कक्ष नहीं होता था, किसी तरह के कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, कोई सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन वहाँ भी शिक्षण कार्य आसानी से चलाया जाता था, शिक्षण कार्य आसानी से चलता था। प्राचीन काल में शिक्षण व्यवस्था खुले आसमान के नीचे एकांत स्थान पर शांति में, या कह सकते हैं कि गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन बाद में उसी शिक्षा व्यवस्था को कक्षा कक्ष में सुविधाजनक सुविधाजनक लाकर उसे व्यवस्थित किया गया। आज शिक्षा की यह अवधारणा बदलने लगी है। आज शिक्षा केवल विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, सीमित की गई है नहीं है, बल्कि
किसी भी आयु में यह प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की शिक्षा विभिन्न नामों से जानी जाती है, जिसमें आप पत्राचार शिक्षा बोल सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली बोल सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा बोल सकते हैं। इस तरह के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, थर्ड पॉइंट पर, कि शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता। आधुनिक युग में शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुए हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में हम देखिए तो विभिन्न तरह के बदलाव हुए हैं, बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत से बदलाव किए गए हैं। शिक्षा का निरंतर लगातार विकास होता आ रहा है और आज शिक्षा के क्षेत्र में दो नवीन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्षेत्र कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा, और दूसरा है जनसंख्या शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा को भी यहाँ जोड़ा गया है, पर्यावरण शिक्षा को जोड़ा गया है कि पर्यावरण से आशय यह है, पर्यावरण का अर्थ यह है यहाँ जोड़ने से कि चारों ओर के परिवेश से है। पर्यावरण से आशय हमारे चारों तरफ के परिवेश से है, चारों तरफ के वातावरण से है, जिससे हम पूर्ण रूप में घिरे हुए हैं। अर्थात पर्यावरण वह सब कुछ है, वह जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। वहीं हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, हम जनसंख्या पर। तो जनसंख्या को भी हम देखें तो स्वाभाविक है, तो कहीं न कहीं जनसंख्या भी पूर्ण रूप में यह विकराल गति से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या सभी के लिए समस्या बन गई है। हमारे देश में निरंतर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के अनेक दुष्प्रभावों का हमें सामना करना पड़ रहा है। इन दुष्प्रभावों से बचाव के लिए, जनमानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यकता है। इस दृष्टि से जनसंख्या की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि हम देखें तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से किसी भी कुरीति से, किसी भी दुर्व्यवहार से, किसी भी परिस्थिति से आसानी से निकला जा सकता है। हम अपने तथ्यों का यहीं विराम देते हैं। नवाचार का यहीं तक रहा है। धन्यवाद।